नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी दरकने के कारण यहां 3 से 4 दुकानें ध्वस्त हो गईं। इतना ही नहीं, दुकानों में मौजूद 13 लोग घटना के समय से ही लापता चल रहे हैं। लगातार तेज बारिश होने के कारण रेस्क्यू अभियान चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुरुवार देर रात एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची, लेकिन लापता चल रहे लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। इसे लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को ऐसी जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जो भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, ये हादसा बहुत दुखद है और इसमें अभी तक जो 17 लोगों के लापता होने की खबर मिली है, उनको पूरी तरह से खोजने का काम, बचाव और राहत का काम सभी चल रहे हैं। सभी जितने भी एजेंसियां हैं, जो बचाव करने वाले दल हैं, वो मौके पर हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है, अलग अलग सेक्टरों में बांट के इस काम को किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले उनको, सभी को जो लापता लोग हैं, उनकी जानकारी प्राप्त की जाए, उनको खोजा जाए और जो भी हर संभव जो वहाँ पर सहायता हो सकती है, वो सहायता हमारा प्रशासन भी और हम लोग अपने स्तर से भी लगातार उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, क्या है कि ये जो हिमालय का क्षेत्र है, ये 2-3 महीने हम लोगों के लिए बहुत कठिनाई के होते हैं। और आपने देखा होगा 2010 में भी, 2013 में भी समय समय पर ये कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। लेकिन मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को शाबाशी दूंगा कि वो बहुत सक्रिय तरीके से वो इन आपदाओं को निपटने के लिए पूरी टीम के साथ सक्रिय रहते हैं। वो चाहे जोशीमठ का मुद्दा रहा हो, चाहे अभी गौरीकुंड का, अभी वो आज उनको जाना था लेकिन इतना मौसम वो बार बार तैयार होकर के जो है वो पहुंच नहीं पाए वहाँ पर। लेकिन पूरी टीम जो है गौरीकुंड में आज भी उन्होंने सुबह से ही युद्ध स्तर पर चल रहा है, काम चल रहा है। मैं कहूँगा कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं और उनकी टीम पूरी तरीके से जुटी हुई है आपदा के प्रबंधन के लिए। पहाड़ इसलिए नहीं दरक रहे क्योंकि वो नए और कच्चे हैं, वो इसीलिए दरक रहे क्योंकि पहाड़ नए और कच्चे हैं। परंतु उसमें आप लोग जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं ना, और वहाँ पर विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ों को काट दे रहे हैं। जो पहाड़ ऐसे हैं उन्हें काट दे रहे हैं, तो वो पहाड़ कैसे हो जा रहे हैं? ऐसे। और ऐसे जब हो जाएंगे पहाड़ तो धीरे धीरे वो सीधे हो जाएंगे, यहाँ का दरक जाएगा। लेकिन हो ये रहा है क्योंकि वो कच्चे पहाड़ है तो ऊपर से लेकर नीचे तक दरक रहे हैं। ये बातें इनकी समझ में कहाँ आनी है? ये नहीं बताएंगे कि जो रेल परियोजना है उसमें टनल खोद के बना रहे पहाड़ के अंदर से, तो दरकेंगे नहीं पहाड़। किसी दिन पहाड़ ऊपर से नीचे आ जाएगा और जो अंदर टनल के होगा उसका वहीं खात्मा हो जाएगा। मगर गजब की सरकार है, इनका क्या प्लान है ये यही बता सकते हैं बेहतर। हम क्या बताएं इसका जवाब? हम तो केवल कर सकते हैं सवाल और कर सकते हैं आगाह इस सरकार को। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया जा रहा है कि आप ऐसे जगहों को चिन्हित करें जो अति संवेदनशील है इस लिहाज से, जहां पर पहाड़ों के नीचे घर हैं, दुकान है, एस्टैब्लिशमेंट्स बने हुए हैं। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस से मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। शीशपाल बिष्ट जी, कांग्रेस प्रवक्ता, लाइव जुड़े हुए हैं। और रिटायर्ड प्रोफेसर जीएस रजवार, पर्यावरणविद हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर रजवार, आपके पास आऊंगी। ये जो हालात यहाँ पर पहाड़ों पर बन रहे हैं, गौरीकुंड का हमने सबसे रिसेंट एग्जाम्पल देखा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं कहता हूँ मैम, वही कुल मिला के अगर हम देखें, हमारी जो प्लानिंग है उसमें भी थोड़ा बहुत कमियां हैं। और दूसरा जो हम कह सकते हैं कि कोई आपदा आती है या कोई भूस्खलन होता है तो उसमें हालांकि उसमें भूगर्भीय कारण, प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं काफी हद तक। कुछ कारण हमारे मानवीय हैं जो कि हमने 2013 या उससे पहले या उसके बाद के जितनी भी
त्रासदियां हुई हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं जियोलॉजिकल या लैंडस्लाइड वगैरह, उससे हमने लेसन नहीं लिया। हमने बिल्कुल रोड तो हमने काटी है, रोड बनाई है, लेकिन रोड के नीचे पिलर्स पर जो हमने मकान, दुकान, होटल ये जो खोल दी है, ये भी अपने आप में हम एक तरह से उसको कुरेद रहे हैं धरती को नीचे से। तो धरती अल्टीमेटली धरती के ऊपर, क्योंकि हर एक जगह धरती का हम कह सकते हैं एक भार क्षमता होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो कैरिंग कैपेसिटी अगर है जितनी उसकी, उससे ज्यादा कहीं पे भार होता है तो नेचुरली उसमें प्राकृतिक आपदाएं आने का एक कह सकते हैं आमंत्रण अपने आप हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो प्राकृतिक कारण है, भूगर्भीय कारण है, वो अपनी जगह हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड, रॉकफॉल्स, लैंडफॉल्स ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं अधिकतर। लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं जहां पर मानवीय क्षति की बात आती है, हमारी प्रॉपर्टी की क्षति की बात आती है, वहां पर हम मानवीय जो हमारी प्लानिंग है, डेवलपमेंटल प्लानिंग है, उसमें भी कमियां हैं। हम कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन है या कोई भी नया विकास का कार्य करते हैं, उसमें हम वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको नहीं अपनाते हैं। वहाँ पे ऐसा सर्वे नहीं कराते हैं कि वहाँ पे किस तरह की संरचना है, कहाँ पर हमको मकान बनाने चाहिए, कहाँ पर होटल बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब ह्यूमन लॉस होता है, मानवीय क्षति होती है, तो ज्यादा मतलब उसमें एक तरह से चीजें उजागर होती हैं। हालांकि इसके बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं, मानवीय कारण कुछ और छोटे मोटे कारण है, बड़े नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि लगातार कुछ इलाकों में उत्तराखंड के अंदर या हिमालय के अंदर जो आग लगती है, कुछ हद तक ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत कुछ इलाकों में उसका भी अक्सर भूक्षरण में या कह सकते हैं हम सॉइल इरोजन, लैंड इरोजन में कुछ हद तक, ज्यादा नहीं कह सकते उसको, लेकिन कुछ इलाकों में है जहाँ पेड़ बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, उनका रीजनरेशन खत्म हो रहा है, उसको भी इतना बचाने की आवश्यकता है, ये समझता हूँ। जी, सचिन गुप्ता जी, आपने सुना अभी पर्यावरणविद जी ने जो कहा कि एक साइंटिफिक अप्रोच जो है हम लोग अपने डेवलपमेंट के कामों में अपनाते नहीं हैं, लेकिन गौरीकुंड का जो रिसेंट एग्जाम्पल है उसमें क्या कहेंगे? पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आज जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो पूरा जो प्लान है वो कैंसिल हो गया। देखिए, जिस प्रकार हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, चाहे अन्य राज्य हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र है। और जो आपदा आ जा रही है, ये काफ़ी वर्षों से जो है, जब भी मानसून का सीज़न आता है इस प्रकार जो है पहाड़ पे इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। और जैसा आज घटना घटी है, तो निश्चित रूप से जो है 2013 में जो एक बहुत बड़ी विशाल आपदा केदार घाटी में आई थी, आज जो है उसकी याद भी जो है पुनः ताज़ा हुई है। जिस प्रकार से वहाँ लोग हताहत हुए हैं, लगभग 17 लोग अभी वहाँ मिल नहीं रहे हैं और काफ़ी जो है वहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से जो है जो इस समय जो पहाड़ की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है आपदा से, चाहे पूरे खाली हम ऊपर की बात, इधर की बात ना करें कि हम जो है चमोली की बात करें या हम रुद्रप्रयाग की बात करें, हम इधर अगर गंगोत्री मार्ग की तरफ भी चले, यमुनोत्री मार्ग की तरफ, तो रोज़ जो है कोई ना कोई लैंडस्लाइड होती रहती है। हम बद्रीनाथ जी जाते हैं, वहाँ भी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, आपदाएं आती रहती है। तो ये आपदा जो है ये प्राकृतिक आपदा में से ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि जो है इस पर किसी का बस नहीं चला, क्योंकि अगर इस पर किसी का बस चलता हो तो निश्चित रूप से जो है कई सरकारें प्रदेश में रही हैं और जो है इसको रोकने का काम जो है निश्चित रूप से हो सकता होगा। लेकिन वर्तमान में जो है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो है इसको प्रयास कर रही है किस तरीके से जो है इन आपदाओं में, क्योंकि आपदा को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन आपदाओं से नुकसान को किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसमें जान माल की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, जान माल की रक्षा कैसे की जा सकती है, तो इसके लिए जो है सरकार प्रयासरत है। और मैं क्योंकि माने पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से तत्परता के साथ जो है, जैसे उनको जो है आपदा की सूचना मिली, तत्काल जो है सचिवालय स्थित कंट्रोल रूम में पहुंचे, तत्काल उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देना शुरू किया, तत्काल जो है उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जो है अधिकारियों को निर्देशित किया। एनडीआरएफ की, डीडीएफ की सारी टीम जो है उन्होंने तत्परता के साथ वहाँ लगा दी, होमगार्ड की टीम वहाँ पे खड़ी कर दी है। तो निश्चित रूप से जो है मुख्यमंत्री जी की संवेदनाएं जो हैं पूरे उस क्षेत्र के साथ है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी भी जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं और प्रशासन भी उनके कहने पे जो है पूरे अलर्ट मोड पे है, तो मुझे लगता है कि जल्दी जो है स्थिति काबू भी होगी। जो लोग हताहत हैं, जो लोग जो है वहाँ पर लापता हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी जो है टीम के माध्यम से जो है
ढूंढा जा सकेगा। बिल्कुल शिषपाल बिष्ट जी, ये हम बार बार यही चर्चा करते हैं, सरकारें आप लोगों की भी रही हैं, अब बीजेपी की भी सरकार है, लेकिन एक साइंटिफिक अप्रोच आप लोग अपनाते नहीं हैं अपने जब भी विकास के कार्यों की हम बात करते हैं, और आज नतीजा ये है कि कई पहाड़ी क्षेत्र इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। गौरीकुंड हमारे सामने रिसेंट एग्जाम्पल है, आप क्या कहेंगे विपक्ष में बैठे हुए? देखिए दिव्य दर्शनी जी, इस राज्य की विडंबना हो गई है। प्राकृतिक आपदाओं से हर साल जो है हमें जिस तरीके से जूझना पड़ रहा है, हम उनसे सबक लेते नहीं है। आप देखिए, अगर मैं हालिया वर्षों की घटनाएं आपको बताऊं, रैनी में आपदा आई, उसके बाद अभी हम जोशीमठ की आपदा से उभरे भी नहीं है। 2013 की आपदा का जिक्र भाजपा के प्रवक्ता कर ही रहे थे। उनसे हमने क्या सबक लिया कि जो अभी भी लगातार ये जो गौरीकुंड है, ये तो केदारनाथ का बेस है। वहां पर जिस तरीके से ये 23 लोग लापता बताए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को मैं डिस्कशन में सुना था, 17 लोग बता रहे थे, लेकिन जो स्थानीय लोगों की सूचना, 23 लोग वहां पर लापता हैं। जिस तरीके से वहां 4 दुकानें ध्वस्त हो गई, एक पुलिया बह गई, और केदारनाथ आपदा में जितनी बड़ी त्रासदी इस प्रदेश ने झेली, उसको हम भी नहीं भूले और पूरा देश भी नहीं भूल सकता है। उसके बाद भी अगर वहां पर जो है स्थानीय प्रशासन लापरवाह बना है, और जो इसकी स्टेक होल्डर एजेंसियां हैं वो अगर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे स्थानों को अगर चिन्हित नहीं कर रही है, वहां पर अगर उसके जो सपोर्टिंग सिस्टम उनको खड़ा नहीं किया जा रहा है जिससे जान माल की हानि न हो, तो निश्चित तौर पर जो है ये दिक्कतें आएंगी। आप देखिए कि जो 4 धाम यात्रा मार्ग पर अगर आप दिव्य दर्शनी जी देखें कि ऑल वेदर रोड के काम में जिस बेतरतीबी से विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है, आप अभी भी बद्रीनाथ रोड पे जाइए, लगातार जो है कभी 300 मीटर ध्वस्त होता है, कभी 400 मीटर ध्वस्त होता है, अलग अलग जगह से कभी 150 मीटर होता है। तमाम यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पूरे राज्य में 750 से ज्यादा सड़कें आज जो है बंद है, वो आज खुलती है, कल फिर से बंद हो जाती हैं, तो अस्थायी ट्रीटमेंट नहीं बन पा रहा है। और ये कुछ पॉइंट है ऐसा ना, आपदा, आप अगर पहले कभी केदारनाथ गई होंगी तो श्रीनगर से आगे जाएंगे तो सिरोपगढ़ एक जगह थी, वहां पर जो है हमेशा जो है भूस्खलन की स्थिति रहती थी यात्रा सीजन में। अब उसका अस्थायी समाधान कर दिया गया, तो पूरे प्रदेश के अंदर उन स्थानों को हम जो है चिन्हित कर सकते हैं, उनका अस्थायी समाधान कर सकते हैं, उनके बाईपास का निर्माण कर सकते हैं, या जहां जो उसकी दिक्कतें हैं, जहां से मूल वो दरक रही हैं, वहां पर जो है प्रोटेक्शन वाल बन सकती है। तमाम वैज्ञानिक तरीके से जो विशेषज्ञ हैं उनकी देखरेख में काम हो सकता है। पर सवाल यह है कि हम कर नहीं रहे हैं, और क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता 2013 के आपदा का जिक्र कर रहे थे, दिव्य दर्शनी जी, अगर मैं आपको उस दौर में ले जाऊं तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू उस समय किया गया, 5000 लोग मारे गए, लगभग 5000 लोग लापता है, 55 लोगों के नरकंकाल मिले, और 42 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया था उस दौर में। प्रदेश की इतनी बड़ी आपदा थी, पूरे प्रदेश के अंदर जो है भयावह वर्षबारी हुई थी, जो कि रिकॉर्ड था उस समय में, और 2141 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। 3009 हेक्टेयर भूमि जो है, 1309 हेक्टेयर भूमि जो है कृषि भूमि, वो बह गई थी। 100 से ज्यादा छोटे बड़े होटल जो है, आप ये है कि वो ध्वस्त हो गए थे, और 2385 सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा था, और 86 मोटर पुल और 172 छोटे बड़े पुल बह गए थे उस दौर में। आप देखिए कितनी बड़ी आपदा थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने चुनौती के रूप में उस पूरी परिस्थिति को लिया, और 3200 करोड़ का पैकेज उस समय जो है तत्कालीन केंद्र सरकार ने घोषित किया, और राज्य सरकार ने 3 पैकेजों की मांग तब सरकार से की थी। 7200 करोड़ रुपए के एक पैकेज की, 4800 करोड़ रुपए के एक दूसरे पैकेज की, लेकिन तब तक केंद्र के अंदर राम राज्य आ गया, जैसा ये लोग कहते हैं। उसके बाद आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो है किसी ने उन प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया, जो अस्थायी व्यवस्थाएं होनी थी, उसका भी जवाब ले लेंगे, उसका भी जवाब ले लेंगे। तो ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी की जो अनदेखी है, जो यहाँ पर बैठ करके जो है एसी कमरों में केवल बयानबाजी करते हो। और मैं अभी बहुत दुखद तरीके से मुख्यमंत्री को सुन रहा था, क्योंकि हमारे सांसद निशंक जी बोले थे कि साहब निशंक जी वो मुख्यमंत्री ने
कई बार दिन में कपड़े बदले, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पाया। जिस दिन चमोली में करंट कांड हुआ, 16 लोगों की जान गई, कांग्रेस के जो है पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी चौपर से वहां पहुंच जाते हैं, गणेश गोदियार जी चौपर से पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री जी का चौपर वहां लैंड नहीं करता। ठीक है वही शीशपाल गोलीकांड में भी जी, ठीक स्थिति है, है। इस पे ये लोग जवाब ले आपदा को लेंगे, इस पे गंभीरता जवाब से ले नहीं ले लेंगे। रहे हैं, केवल ठीक है, बयानबाजी से इनका काम ठीक चल है। रहा है। प्रोफेसर रजवार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर रजवार, यहाँ पर स्थायी समाधान की बात हो रही है। प्रकृति की अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो तो प्रकृति खुद को रिवाइव कर लेती है, लेकिन जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जहाँ पर डेवलपमेंट वर्क शामिल होते हैं, वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस बनाना। आपको क्या लगता है कि स्थायी समाधान क्या है इसका? देखिए, जो विपदाएं हैं, आपदाएं जो हैं, वो कभी भी पहले से कोई संकेत अधिकतर नहीं देती हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि कौन आपदा कब आएगी, किस वक्त आएगी, कितनी बड़ी आएगी, ये हम जान नहीं सकते हैं। अब हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने सिस्मिक वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करने के कुछ यंत्र बनाए हैं अभी हाल में, और उनका भी है, लेकिन उतना नहीं है। वो सिर्फ भूकंपीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा कंपन है वहाँ पर आ रहा है, लेकिन जहाँ पर जो ऊपरी सतह पर जो भूस्खलन वगैरह की समस्याएं हैं, ये भी हम प्रेडिक्शन इनका पहले से नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम कोई भी निर्माण कार्य, बड़ा कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में हमको भूगर्भीय सर्वेक्षण करना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके इस इलाके में किस तरह की जियोलॉजिकल संरचना है, किस तरह का फॉल्ट है, किस तरह का वह। दूसरी चीज़, जहाँ पर हम विकास में करते हैं ऐसी कोई बात नहीं, और सरकार का प्रयास भी अच्छा है इसमें, जो कंट्रोल करने में या उसको सॉल्व करने में प्रयास कर रहे हैं, वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो भी हम विकास करते हैं, या हम ये अंधाधुंध तरीके से, कभी कभी मैंने बताया कि जैसे दुकान होटल बन जाते हैं, तो वो भी एक आपदा को मानवीय जो कह सकते हैं कि लॉस होता है या हानि होती है, उसको आमंत्रित करती हैं इस तरह की आपदाएं। तो कुल मिला के हमें ये कहना चाहिए कि थोड़ा सा, हमारे पास ऑलरेडी विभाग हैं बने हुए सरकार में या विभाग शासन में, हमारे जो भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग है या इस तरह के विभाग हैं, वो जो सर्वे करते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए, या बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, थोड़ा सा वो इशू होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, विकास के लिए रोड भी ज़रूरी हैं और डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, और अर्बनाइजेशन भी कुछ इलाकों में है, वो भी हम समझते हैं ज़रूरी है। थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर रखा जाए उसमें, तो उसको यह नहीं समझें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी, या वैज्ञानिक या कोई भी जो भूगर्भ से संबंधित या कोई भी वैज्ञानिक है, वो उसके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। कोई अगेंस्ट नहीं होता है, मिल के चलें और उसको सोच समझ के कार्य करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंधाधुंध तरीके से जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या उनको अलाउ करते हैं, उसमें नियम बनाया जाए। मैं समझता हूँ हिमालय के लिए या उत्तराखंड के लिए जो निर्माण से संबंधित नीति है, अलग होनी चाहिए। एक दिन हमारी पहले भी चर्चा हो रही, जिसमें मसूरी के संबंधित बात आ रही थी, MDD की बात आ रही थी। तो वो चीज़ हम कहते हैं कि मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग नीति हो, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो हमारे निर्माण से संबंधित, विकास संबंधित नीतियां हैं, वो थोड़ा सा फर्क होनी चाहिए उससे, तो वो हमें दिक्कत उसमें नहीं आए। सचिन जी, यहाँ पर जो बात आ रही है, अलग नीति की बात हो रही है, और इसमें अगर बात करें नीति की, तो भू कानून की बात यहाँ पर सबसे प्रथम आनी चाहिए, जो हमेशा हम बात करते हैं जब भी हम इस तरीके की किसी भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं या इस तरीके के हादसों के बारे में बात करते हैं। हमने देखा, आपने तस्वीरें देखी होंगी, गंगोत्री, यमुनोत्री, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बिल्कुल चट्टान के नीचे छोटी छोटी टपरियाँ बना दी गई हैं, दुकानें बना दी गई हैं कि लोग वहाँ पर चाय पी सके, मैगी पॉइंट बना दिए गए हैं। आपको नहीं लगता वो डेंजरस है? कभी भी अगर हादसा हो गया तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, पहाड़ की जो समस्या है वो भी पहाड़ जैसी है। वहाँ का जो आम जनजीवन है वो किस तरीके से अपनी आजीविकाएं चलाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और जो हमारा उत्तराखंड है वो मुख्यतः जो है पर्यटन पे निर्भर क्षेत्र है, और यहाँ पर जब ये सीज़न चलता है तो ये जो वहाँ के गांववासी हैं वो लोग जगह जगह इस तरह की टपरी या इस तरीके का अपना छोटा मोटा व्यवसाय लगाकर जो है अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन मैं दिव्यदर्शन जी आज एक बात बिल्कुल खुल के रखना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई भी जो है और हमारे जो सलाहकार हैं वो भी जो है मेरी बात से सहमत होंगे। हमने आखिर उत्तराखंड की मांग क्यों करी थी? हमने उत्तराखंड की मांग इसलिए करी थी क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर थे तो उत्तर प्रदेश में जब वहाँ के बजट तैयार होते थे, तो जब हम हमारे उत्तराखंड का नंबर आता था तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक छोटा सा चुग्गा, मतलब ये कहते हैं कि जो है जैसे ऊँट के मुंह में जीरे वाला जो है हमें बजट मिलता था, जिस कारण कभी जो है हमारी जो है सड़कें पहाड़ तक नहीं पहुँच पाई, हमारे उद्योग कभी जो है पहाड़ तक नहीं पहुँच पाए, कभी विकास की जो व्यवस्थाएं थी वो पहाड़ तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन आज जब हमारा उत्तराखंड जो है एक बड़ी शहादत के बाद हमें उत्तराखंड मिला, तो निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड में विकास का क्या मायना है? विकास के मायने भी यही होंगे कि आप जो है पहाड़ चलेंगे, पहाड़ पे
पे विकास पहुंचेगा, पहाड़ पे पर्यटन के लिए जो है व्यवस्थाएं होंगी, वहाँ पे होटल्स बनेंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से जो है उसके लिए जो है स्थानीय लोग और सरकार दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ावा देती है। लेकिन अगर हम केवल ये कहें कि आपने वहाँ सड़क बना दी है, या आपने जो है वहाँ पर डैम बना दिए हैं, या आपने वहाँ पर रेल चढ़ा दी है, या आपने जो है वहाँ पे हेलीकॉप्टर चला दिया, तो इसकी वजह से जो है पहाड़ दरक रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये केवल एक मैं चाहे विपक्ष को इसमें दोषी तो नहीं कहूँगा क्योंकि विपक्ष का काम है, लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो अगर आपदा की हम बात करें तो बगल में हमारा हिमाचल में 9.5 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग बनी है, तो वहाँ तो एक इतनी लंबी सुरंग जो अंदर बनी है, तो पहाड़ तो वहाँ पर भी है। तो ये केवल हम एक राजनीतिक बयान जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे पास एक तकनीक है, जो तकनीक होनी चाहिए, शायद वो तकनीक का अभी तक इस तरीके का कोई इजाद नहीं कि हम पहाड़ के अंदर क्या घट रहा है, उस पहाड़ के अंदर क्या हो रहा है, उसका आकलन हम पहले कर सके और उसके जो है हम वहाँ के लोगों को सचेत कर सके। तो सरकार तो निरंतर प्रयास कर रही है। इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि आप सही नीति का चयन करें पहाड़ के विकास के लिए और प्लेन्स के विकास के लिए, क्योंकि अगर हरिद्वार क्षेत्र की हम बात करें तो रेडी पटरी वालों के लिए अलग से आप लोगों ने नियम बना रखे हैं, उनके लिए अलग से जोन दिए हुए हैं। आप ये कहते हैं कि वहां पर जो पहाड़ के लोग रहते हैं उनकी समस्या भी पहाड़ जैसी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ऐसे जोन्स बना सकती है पहाड़ के लोगों के लिए जो सेफ भी हो और वहां पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हो कि आप सेफ भी हैं और अपना बिजनेस भी चलाइए? दिव्य दर्शनी जी, मैं जो है पिछले साल केदार घाटी गया था, केदार बाबा के दर्शन करने, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने गया। मैंने जिस तरीके की तकनीकें वहां पर देखी, अभी जैसे कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता शिषपाल भाई भी बोल रहे थे कि जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाने का काम आगे बढ़ा है, तो मैंने देखा है बड़े बड़े पहाड़ जो है वहां पर सरकार के माध्यम से जो सड़क बन रही है उसको बांधने का काम किया, जिसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन दीवार भी उन्होंने लगाई। पहाड़ पे जो है एक सीमेंटेड लेप लगाकर, मतलब एक जाल लगाकर फिर उसको जो है सीमेंटेड लेप किया गया, ताकि जो है पहाड़ अगर दरके या टूटे तो वो नीचे सड़क पे ना आए, या नीचे जो है उस पर जो है एक बड़ा जो है कोई हादसा ना उसके। तो सरकार जो है पहाड़ पे जब सड़कों का निर्माण करती है, उद्योग का निर्माण करती है, तो उसके तहत जो है वो एक अलग व्यवस्थाएं बनाकर चलती है। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि क्योंकि पहाड़ में जो है आप एक समस्या से जूझते हैं तो दूसरी समस्या आकर सर पे खड़ी होती है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जोशीमठ के पहाड़ों के अंदर से जो है जल रिसाव होना शुरू हो जाएगा और वहां के मकानों में जो है कई सौ मकानों में जो इस प्रकार से दरार आ जाएगी। तो ये जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक समस्या से निकल के दूसरी समस्या में फंसते हैं, तो निश्चित रूप से जो है जब समस्या आएगी तो उसका निवारण भी होगा। और सरकार भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों मिलकर ये प्रयास कर रही है कि हम किस तरीके से वहां पर विकास भी ना रुके और आपदा से भी जो है जो जूझ रहा है प्रदेश जो है उत्तराखंड प्रदेश और वहाँ के जनजीवन, उन पे भी जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोग अंकुश लगा सकें। तो इसके लिए जो है सभी को मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी के पास, बिल्कुल मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो है बिल्कुल स्वतंत्र होकर बोला कि किसी के पास भी अगर कोई टेक्नोलॉजी है इसको लेकर, कोई अगर उसके पास इसका कोई सुझाव है, बिल्कुल स्वतंत्र है, आमंत्रित है वो कि आए और बताएं कि जो है किस तरीके से जो हम इस आपदाओं को रोक सकते हैं। लेकिन आप केवल ये कहेंगे कि विकास हो रहा है इस वजह से जो है आपदा आ रही है, तो ये दैवीय आपदा है। दैवीय आपदा को राजनीतिक रूप ना देते हुए, राजनीतिक रंग ना देते हुए जो है इस समस्या के कैसे समाधान हो, इस पे बैठ के जो है सबको खुली चर्चा करनी चाहिए। शिषपाल बिष्ट जी, यहाँ पर सही बात यह है कि आप लोगों की चाहे सरकारें रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन यहाँ पर गलतियों की बात की जा रही है। यहाँ पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चूक कहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। अभी क्या हो रहा है वो एक पहलू है, पहले आप लोगों की नीतियां क्या रही हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि पर्यावरणविद ने कहा कि अलग नीति होनी चाहिए, क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा था कि पहाड़ के लिए अलग नीति और प्लेन्स के लिए अलग नीति? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे अभी कि ये जो आपदा आ रही है ये देवी आपदा है, जो ये गौरीकुंड की आपदा है, ये केदारनाथ का बेस है और ये उस क्षेत्र में आए जहाँ 2013 के आपदा हम झेल चुके हैं। जैसा मैंने पहले कहा, तो उस स्थान को चिन्हित किया जा सकता था, वहां पर पहले से सुरक्षा के उपाय हो सकते थे। अलर्ट मोड पर उस एरिया में तो हर समय रहना चाहिए। आप क्यों इतनी असावधानी बरत रहे थे, जिस कारण फिर से जो हमें इस दुर्घटना को झेलना पड़ा। और जो ये कह रहे थे कि जोशीमठ के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था, अरे भैया जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति 1.5 साल से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार को लगातार चेताने का काम कर रही है। तो लापरवाही का मामला है जोशीमठ का सीधे सीधे। अगर सरकार वहां चेत गई होती, पहले ही अगर उपाय हो गए होते, आज भी जिस हेलन बाईपास का
विरोध हो रहा है, जो सरकार जबरदस्ती बना रही है अपनी हठधर्मिता पर, लोग विरोध कर रहे हैं उसका। तो ये आप बोलिए ना, ये मानवीय आपदा है, ये देवी आपदा है। लेकिन शीशपाल बिष्ट जी, यहाँ पर सचिन जी ने एक बात ये कही, शीशपाल जी, यहाँ पर एक बात सचिन जी की तरफ से ये भी आई है कि अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशंस है तो आपका स्वागत है, आप दीजिए ना सॉल्यूशंस। नहीं दिव्य दर्शनी जी, मैंने कहा ना, पहले मुझे पूरा सुने, फिर आप जो करेक्शन कर रहा हूं आप कर सकती हैं। वही मैं कह रहा हूं कि जिस ऑल वेदर रोड की बार बार बात उठती है, हरीश रावत जी की सरकार में उसकी डीपीआर बनी, उसकी डीपीआर पास हुई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते हरीश रावत जी ने उस कार्यक्रम की जो है अध्यक्षता की। और वो जो प्रस्ताव था चार धाम सुधार मार्ग का, जिसमें मिनिमम कटिंग का प्रस्ताव था और मैक्सिमम जो है सेफ्टी वॉल प्रोटेक्शन का सुझाव था, आपने उसको बदल दिया पूरे ताने बाने को। आपने जो है उसको ऑल वेदर रोड का नाम दे दिया। गुजरात और महाराष्ट्र की कंपनियां अवैज्ञानिक तरीके से वहां पर कटान करने पर लगी हुई है। स्थानीय लोग तो जिनको यहाँ की जानकारी है दुर्गम क्षेत्रों की, पहाड़ों की, वो काम ही नहीं कर पा रहे, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर रहे। तो जो मक्खन मलाई है वो तो वो लोग लेके जा रहे। तो वैज्ञानिक गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो आप कह रहे हैं कि आपके दौर में, तो हम वही तो कह रहे हैं कि मिनिमम कटिंग और जो है मैक्सिमम प्रोटेक्शन का एक जो यहाँ पर पॉलिसी थी उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि पहाड़ है, संवेदनशील क्षेत्र है। आप अगर प्रकृति के साथ इस तरीके से छेड़ करेंगे जिससे प्रकृति का रौद्र रूप हमें देखना पड़े, तो भैया प्रकृति के साथ तो प्राकृतिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ही छेड़छाड़ की जा सकती है। तो इन सावधानियों के कारण जो है आज हमको जगह जगह आपदा का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। और सरकार की लापरवाही का एक दूसरा पहलू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार में पहाड़ से 348 गांवों के पुनर्वास की एक पूरी रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजी गई थी। आज तक वो ना जाने किस अलमारी में जो है वहां पर उसकी शोभा बढ़ा रही होगी। अरे भैया उसकी धूल झाड़िए। जो पहाड़ की जो समस्या है, अगर आज मुझे लगता है कि दोबारा से सर्वे होगा, 348 से ज्यादा गांव होंगे जो पुनर्वास की बात जो है। आप इतने संवेदनशील विषय पर जो है उदासीन बने हुए हैं। जो पहाड़ की समस्याएं हैं, कभी भी जो है उन गांवों से दुर्घटना की खबरें आ सकती हैं। ऐसी संवेदनशील स्थिति में वो गांव है, उसमें पिथौरागढ़ के गांव है, चमोली के गांव है, उसमें उत्तरकाशी के गांव है, उसमें जो है चंपावत जिले के अल्मोड़ा के गांव हैं। तो जो समस्याएं हैं, लोगों की जो मांगे हैं, अगर हम उसको नजरअंदाज करेंगे, लिंगर ऑन करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर देखिए ये दिक्कतें हैं। और अभी मसूरी को लेकर के जो है एनजीटी का जो है चेतावनी आ गई है कि भैया वहां पर जो है गतिविधियों को सीमित कीजिए, कभी भी बड़ी दुर्घटना को हम दावत दे सकते हैं। तो हमें सावधानियां रखनी होगी। वाडिया भूगर्भ संस्थान की जो चेतावनियां है, जियोलॉजिकल सर्वे की जो चेतावनियां है, जो अन्य एजेंसियों की चेतावनियां है, उसको नजरअंदाज हम क्यों कर रहे हैं? हम वैज्ञानिक तरीके से विशेषज्ञों की देखरेख में हम जो है सदैव कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं लाइव। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पहाड़ लगातार दरक रहे हैं उत्तराखंड में, उसकी वजह आखिर क्या है, चूक क्या है, बार बार यही डिस्कशन हम करते हैं। आपको क्या लगता है, जो डेवलपमेंट है वो इसकी मूल वजह है या फिर वजह कुछ और है, जो हम कहते हैं कि साइंटिफिक रीजंस को दरकिनार करना? से कोई इंकार नहीं कर सकता। और जिस तरह से इस साल हिमाचल प्रदेश में तबाही मची है, उत्तराखंड में तबाही मची है, और इससे पहले भी 2013 में यहाँ रहा, उससे पहले भी बार बार, ये तो बहुत ही पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में हम कहेंगे कि हम हिंदुस्तान की सबसे लंबा रोपवे बना, हमारे यहाँ 40 लाख पर्यटक आ गए, अगर हम इन चीजों का, हम ऑल वेदर ऐसे रोड बनाएंगे जैसे प्लेन में हाईवे बनते हैं, तो ये इन परिस्थितियों के लिहाज से बहुत ही जोखिम भरी रणनीति है। और ये बहुत बड़ा जोखिम की तरफ ले जाने वाली बात है पुलिस जी। जिस तरह का मौसम और क्लाइमेट में भी धीरे धीरे पूरी दुनिया इस चीज से जूझ रही है, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही है, मौसम का जो मिजाज है वो साल दर साल और बिगड़ रहा है, ये और भीषणतम होता जाएगा। ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हाथ में क्या है? हाथ में नीतियां हैं, विकास का मॉडल हमारे हाथ में है, तरीका हाथ में है हमारा। सड़कें किस तरीके से बने, पर्यावरण को हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं और संतुलन बना के चले, उस हिसाब से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
ना कि हमें कोई रिकॉर्ड बनाना है सबसे लंबे। आज जहाँ पे ये आपदा हुई, कल घटना हुई, वहां पे तो एनएचए रोज दावे करती थी, सरकार बहुत बड़े अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है, इतना लंबा हम रोपवे बनाएंगे। कैसे बनेगा उन कच्चे पहाड़ों में जहाँ रोज भूस्खलन हो रहा है? अभी मैंने ये स्टोरी की पिछले हफ्ते ही कि जो मोहोंड में जो ये बना रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, वो पूरा तो मलबे में धंसा हुआ है। और कितने लोगों ने, शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने, लोगों ने जाके विरोध किया कि भाई 10-20 मिनट का रास्ता कम होने की वजह से आप इस पूरे पर्यावरण के लिहाज से जो संवेदनशील क्षेत्र है, मोहोंड की पहाड़ियां हैं, नदियों के अंदर पिलर गाड़े हुए हैं, नदी के अंदर पिलर गाड़ के उसके ऊपर हाईवे बन रहा है। तो ये तो आपदा को न्योता है और उसके बाद कह देंगे ये तो दैवीय आपदा है। बिल्कुल। देखिए, हम कहीं कुछ भी कहें इसमें, जब आपदा आएगी, हादसा होगा, तो उसकी बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। सचिन जी, बहानेबाजी कुछ भी बनाई जा सकती है, बहाने। सचिन जी, उसको यहाँ अपने- पर शिशपाल जी ने कहा जी। कि मिनिमम कटिंग मैक्सिमम प्रोटेक्शन वाली जो नीति थी उसको आप लोगों ने दरकिनार कर दिया, ऐसा क्यों है? अगर मिनिमम कटिंग की बात कांग्रेस लेकर आई थी तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया, ये उनका सवाल है। देखिए शीशपाल जी जो है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बार बार जो है, मुझे लगता नहीं कि जो इस आपदा से चिंतित व्यक्त कर रहे हैं, वो तो बार बार जो है इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हरीश रावत जी ने इस प्रकार किया, हरीश रावत जी ने इस प्रकार किया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 2013 की जो आपदा आई है, अगर ये इतने ही बड़े जो है मास्टर थे, या ये इतने बड़े जो है भूवैज्ञानिक थे, या इतने बड़े जो है इनके पास टेक्नीशियन थे, तो 2013 की आपदा क्यों आई भाई? 2013 की आपदा में तो आपके यशस्वी आपकी सरकार थी, आपके केंद्र में मंत्री भी थे, केंद्र में भी सरकार आपकी थी। तो जब आप उस आपदा को नहीं रोक पाए, क्योंकि आज आपकी सरकार नहीं, इसलिए आपको आरोप लगाना आसान है, लेकिन मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि आपने कोई डीपीआर बनाए या उसमें स्वीकृति आई या क्या हुआ, मेरी जानकारी में इतना नहीं है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही जो है उत्तराखंड के अंदर जो है ये विकास को रफ्तार मिली हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड का विषय हो, चाहे वो कर्णप्रयाग रेलवे का विषय या अन्य बहुत से विकास कार्य है। मैं आज उसके विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जितने भी काम आज पहाड़ पे चल रहे हैं, चाहे वो सुरंग कटान का कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड का कार्य हो, चाहे वो रोपवे का कार्यक्रम हो, वो सब जो है, आप क्या सोचते हैं कि सरकार जो है बिना टेक्नीशियन के या बिना टेक्नीशियन की सलाह के बगैर इस काम को कर रही होगी? सरकार को दोनों तरफ जो है ये बैलेंस बनाकर चलना है, और सरकार बैलेंस बना के चल भी रही है कि किस तरीके से जो है सड़क भी व्यवस्थित बने, सड़क पहाड़ पर भी पहुंचे, वहाँ के लोगों को जो है रोजगार भी मिले, और वहाँ पर जो है कम से कम जो है नुकसान हो। तो जिस तरीके से जो है सरकार ने वहाँ पे पहाड़ों को बांधने का काम सरकार कर रही है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर रोड की कटिंग का कार्य जो है जिस तरीके से कर रही है, तो निश्चित रूप से जो है सरकार ने बड़े अच्छे सलाहकारों के साथ, टेक्नीशियनों के साथ मिलकर जो है काम कर रहे हो। जो मशीनें वहाँ पे लगी हुई है, वो मशीनें भी ऐसी नहीं कि जो देसी सड़क पे बनने वाली मशीन है, वहाँ पे जो मशीन है वो भी जो है इस तरीके की है जो कम से कम जो है पहाड़ को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन सचिन जी, इसी का एक पहलू ये भी तो है कि जो गांव वहां पर हैं, बने हुए हैं, जो लगातार ये मांग कर रहे थे, जो जैसा कि शिशपाल जी ने कहा 348 का ये आंकड़ा था पहले गांव का, अब बढ़ सकता है। लगातार हमने भी ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां पर सेंसिटिव एरियाज हैं, भूस्खलन लगातार हो रहा है, घर बने हुए हैं, नुकसान लोगों को हो रहा है। अधिकारियों से कहा भी गया, लेकिन हर बार वही होता है, आश्वासन मिलता है, फिर कोई आगे काम नहीं किया जाता और बरसात में उन लोगों को नुकसान हो जाता है। तो अधिकारी आखिर क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए दिव्यदर्शिनी, इसमें भी हमें समझना पड़ेगा। अभी जोशीमठ की आपदा आई और आपने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल ही मकानों की हालत जो है ऐसी होगी कि वो 2 फाड़ में मकान हो गए, और जब वो वहाँ से अपने मकानों को छोड़ रहे थे तो उसमें आप उनके चेहरे देखेंगे तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो अपने घर परिवार, अपना घर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो उनके लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी होगी थी, तब वो जो है उसको छोड़ने के लिए मजबूर हुआ, तब वहाँ से जो है बेस कैंप्स में जो है वो पहुँचे। जहाँ की बात शिशपाल बिष्ट जी जिन गाँवों की बात कर रहे हैं, उन गाँवों में आपदा आने के आसार हैं। उन गाँवों में जो है उन जो जिन्हें चिन्हित करने की बात जो है हम लोग कर रहे हैं, उन गाँवों में निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं भविष्य में भी जो है किसी प्रकार से आपदा आ सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन वो जो गांव का व्यक्ति है, हमें उस गांव के व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा। प्रशासन जाकर केवल इस आधार पे कि भाई यहाँ पर आ रही है और आपको हम जबरन उठा के फेंक रहे हैं, या तो सरकार इस तरीके सख्ती करे, आप वो भी नहीं करने देंगे। आप एरियाज देखिए, आप एरियाज देखिए सर, एरियाज देखिए जहाँ पर पहाड़ हैं, जहाँ से लैंडस्लाइड होती है, उसके ठीक नीचे घर बने हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स बने हुए हैं। रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त मलबा घर में आ जाता है, छत टूट जाती है, तो ऐसे में इंसान फिर करेगा क्या? उसके पास डिस्प्लेसमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप फिर वो नहीं
कह सकते कि हम उन्हें फोर्स नहीं करना चाहते, फिर तो फोर्सफुली उनको निकालना पड़ेगा वहां से। बिल्कुल, या तो आप जान बचाइए या एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल बचाइए। दिव्य दृष्टि जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो है भविष्य में इस प्रकार के जो है कठोर कदम भी जो है सरकार को उठाने पड़ेंगे। अगर जान माल की रक्षा करनी है तो निश्चित रूप से जो है हमें और सख्ती के साथ जो है उसमें आना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब सरकार और जनता के बीच की बात आती है, तो जब जनता बोलती है कि भाई आप यहाँ पे हमारी कोई व्यवस्था करो, तो उसके लिए एक टेक्निकल जो है ऐसी कोई व्यवस्था जो है आज की तारीख में अभी तक तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि कहीं बनी है कि ऊपर का पहाड़ अगर दरक रहा और टूट रहा और नीचे के मकान को हम जो है सुरक्षित कर दें, तो निश्चित रूप से जो है मुझे लगता है कि भविष्य में जो है सख्ती के साथ जो है इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट करने का कार्य करना पड़ेगा, ताकि जो है ये सुरक्षित भी रहे और उनकी जान माल का जो है हम नुकसान से जो है जो ज़्यादा नुकसान हमारे को होता है उससे भी हम लोग बचा सकें। मुझे लगता है कि भविष्य में सरकार जो है इसको लेकर जो है कठोर कदम उठाएगी। बिल्कुल। प्रोफेसर रजवार, हम आपसे समझना चाहेंगे, जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं भौगोलिक परिस्थिति की, क्योंकि हमने देखा जब टिहरी बांध बना था तो जितने टिहरी के लोग थे वो नीचे के साइड पे आए, प्लेन एरियाज में उन लोगों को मकान दिए गए। तो ऐसे में हम कितने लोगों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ ऐसे खाली हो जाएगा। एक तरफ हम चिंता जाहिर करते हैं कि पलायन हो रहा है, दूसरी तरफ इन सब समस्याओं की वजह से अगर हम विस्थापित करते तो आखिर करेंगे कहाँ, क्योंकि पहाड़ तो सभी संवेदनशील है। दिव्य दर्शिनी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि एक तरफ पलायन की हम बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं खुद ही हम डिस्प्लेस करते हैं। अब मैंने कहा शुरू में भी कि आपदाएं तो बिना न्योते के, बिना सूचना के आती हैं, और लेकिन कुछ जगह पर हमें आइडिया होता है कि कहाँ पर क्या हालत है। जैसे इन्होंने शीशपाल जी ने उदाहरण दिया सिरूबगढ़ का, अजीत जी ने उदाहरण दिया अभी मोहन का जो रोड बनने जा रहा है। मैं भी पिछले हफ्ते मोहन की तरफ से आ रहा था, मुझे भी कुछ पिलर्स टेढ़े दिखाई दिए वहाँ पे। और वैसे भी चूँकि मुझे याद है जब मैं किसी कॉलेज में था प्रिंसिपल, वहाँ पे भी भूगर्भीय लोगों से बात होती थी, तो वो कहते थे साहब जहाँ पे सैंडी एरियाज़ होते हैं, ये रेतीले इलाके होते हैं, वहाँ कोई भी विकास कार्य या कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है। तो मोहन का तो वाकई वो थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है कि क्या है। लेकिन पहाड़ों में अगर कोई भी विकास की हम नीति लाते हैं तो अच्छी बात है, विकास तो होना ही चाहिए, विकास के बिना तो नहीं हो पाएगा। हम कैसे कहेंगे कि पलायन को हम रोकें, या जो रिवर्स पलायन हम कैसे लागू करें, कैसे उसको लाएं पहाड़ों के अंदर। उसके लिए ज़रूरी हमें सोच बनानी पड़ेगी कि हमें विकास जो ऐसा हो, अंधाधुंध ना हो विकास। मुझे मौका मिला है यूरोप के जो आल्प्स पहाड़ियाँ हैं उनको भी देखने का मौका मिला है। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के उन पहाड़ियों को मैंने देखा, खुद जाके भ्रमण किया वहाँ की पहाड़ियाँ हमारे हिमालय के हिसाब से, चूँकि वो पहाड़ बहुत ही मजबूत पहाड़ हैं। हिमालय पूरी दुनिया में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे नया है। सबसे नया का मतलब वो सबसे कमज़ोर है, फ्रेजाइल है, जियोलॉजिकली वीक है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, कमज़ोर है कि किसी भी तरह से। तो वहाँ पर थोड़ा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हिमाचल ने बहुत विकास किया, हम नहीं कहते कि विकास नहीं किया वहाँ, हमने हमारे उत्तराखंड ने भी बहुत विकास किया है, ऐसा नहीं है, विकास में हम भी पीछे नहीं है। लेकिन हिमाचल को भी बहुत इस बार कितना आपदाएं झेलनी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी। क्योंकि हिमाचल में मैं देख रहा हूँ कि शिमला तक जो है 4 लेन रोड जो है बन रही है आजकल, या 6 लेन रोड बन रही है। तो ऐसा नहीं है, विकास तो चलेगा, लेकिन जहाँ पर हमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है वहाँ हमें समझना ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट की बात जहाँ पर आती है, अब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के हम पक्षधर वैसे भी नहीं हैं। कम से कम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टिहरी डैम पर बहुत सारा बहस हो चुकी है कि कितना करना चाहिए। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो हमें लाना भी नहीं है, वैसे भी शायद ऐसे कोई प्लान भी नहीं है। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बड़ा आता है तो उसमें हमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वहाँ की संरचना क्या है और आसपास कितने लोगों को उसका परेशानी हो सकती है, पहले से ही उसका आकलन कर लें। उन लोगों को हमें बसाने से जो वहाँ पर रहते हैं, ये नहीं कि हम कहें कि साहब वो नहीं टिहरी डैम से साहब वो इतने सर्किल या इतने रेडियस तक हमने गाँव लिए। कुछ गाँव अब भी दिक्कत आ रही है, जो गाँव के पास के एरियाज खेत उनके सबमर्ज हो रहे हैं टिहरी डैम के आसपास, तो उनका जो शुरू में नहीं था, बाद में उनको लिया गया, उन गाँवों को लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हमें जो खतरे वाली जगह हैं, या तो वहाँ तो विकास मैं समझता हूँ कम से कम करें, ज़रूरी नहीं विकास करना ज़रूरी है वहाँ पे। अगर जियोलॉजिकली वीक है, मैंने बताया ना कि फॉल्ट्स हैं हमारे यहाँ, शिवालिक श्रेणी है, हिमालय श्रेणी, लोअर हिमालय है, हायर हिमालय, उच्च हिमालय है, उन सब के बीच में एक फॉल्ट्स पास होते हैं, जियोलॉजिकल फॉल्ट्स कहते हैं जिनको। उसके आसपास आप जरा भी वहाँ पर कुछ करेंगे बड़ा काम तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और उसकी चिंता। और कोई भी डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के अगेंस्ट हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट हो और इस सोच के साथ हो कि उसमें मानवीय क्षति ना हो, मकानों का पहले से आकलन किया जाए कि किनको नुकसान हो सकता है, उनकी चिंता या उनका
उनका कह सकते हैं अगर उनको पुनर्वास की आवश्यकता है तो वो पहले से सोच लिया जाए, प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाए आने वाले संभावित क्षणों में। और पर्याप्त उसकी बात भी आई, क्लाइमेट चेंज की बात भी आई अभी चर्चा में। वैसे भी जो उसमें कह सकते हैं 2024 में तो ऐसा भविष्यवाणियां हैं कि जुलाई के महीने में 2024 के जुलाई में इससे भी ज़्यादा भीषण बारिश या जो है इस तरह की मौसम का अनुमान अभी कुछ वैज्ञानिकों ने जाहिर किया है। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो पूरा हिमालयी क्षेत्र, न केवल उत्तराखंड और हिमाचल बल्कि पूरा हिमालयी क्षेत्र अपने आप में भीषण आपदाओं के लिए मतलब एक हो सकती हैं उसमें आपदाएं, क्योंकि कहते हैं कि मैक्सिमम बारिश यहाँ पर होगी और मैक्सिमम जितनी बारिश होगी नेचुरली भूस्खलन या बहुत सारी परेशानियाँ, चाहे वो ह्यूमन लॉस है या प्रॉपर्टी का लॉस है, मकान है, ज़मीन है, हमारे पशु हैं, जानवर हैं, सबको लॉस होगा। तो ये कहने का मतलब एक ऐसी नीति की आवश्यकता, ऐसी चीज़ मतलब कोई भी विकास करें हम तो उसमें हम ये सोच रखें कि हम कम से कम नुकसान हो और आने जो संभावित जहाँ पर नुकसान किया तो उसकी पहले से भरपाई कर लें। हिमाचल ने देखिए अपने यहाँ टैक्स लगाया हुआ है, एंटी टैक्स लगाया हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा इस बात को कि एंटी टैक्स लगाया हुआ है। मैं जबकि शासन में जब मैं नौकरी में था चर्चाएं होती थी वहाँ पे भी ये सब हिमाचल की तरह उत्तराखंड में क्यों नहीं टैक्स लगाया जाए। टूरिस्ट हिमाचल से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ उत्तराखंड में आता है, नंबर ऑफ टूरिस्ट, लेकिन अगर उसमें कह रहे हैं धार्मिक पर्यटन हमारे यहाँ ज़्यादा है, हिमाचल में कम है। फॉरेन टूरिस्ट हिमाचल में ज़्यादा आता है, उत्तरांचल में उत्तराखंड में कम आता है। तो कहने का मतलब अगर हम वो टैक्स को हम वसूलें, जिस नाम से भी लेते हैं, मामला टैक्स है या जो इस नाम से लेते हैं, हालांकि ये बात आई थी कि साहब वो जब GST आया था कि साहब हिमाचल नहीं ले पाएगा, ऐसा नहीं है, उन्होंने लिया, कंटिन्यू हो रहा है उनका अभी में। वो एंटी टैक्स हम ले लें और इसको हम अपनी आपदाओं का पुनर्वास करने में, लोगों को पुनर्वास में और आपदाओं से निपटने में उस पैसे का हम यूज कर सकते हैं। जी अजीत जी, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जब हम खबरों की बात करते हैं, भूस्खलन होता है, नुकसान होता है, लोगों के इमोशंस उससे जुड़े होते हैं और कई बार हमने देखा है लोग मांग तो करते हैं विस्थापन की, लेकिन जब एक्चुअल प्रशासन के सामने चुनौती ये होती है कि जब प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है तो लोग मना कर देते हैं कि हम वहां पर नहीं छोड़ के जा सकते क्योंकि कई पीढ़ियां वहां रह चुकी है। तो फिर आखिर इसका रिजल्ट क्या है, इसका और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखिए ये तो समझने हर कोई समझ सकता है इस बात को कि कौन अपनी जड़ों से छोड़ना चाहेगा, कौन अपना घर बार उखाड़, अपना घर संसार बिल्कुल उजाड़ के कहीं दूसरी जगह जाना चाहेगा। दूसरी बात ये कि विकल्प के तौर पर उनको मिल क्या रहा है। जोशीमठ में बात हो रही थी कि रेट्रोफिटिंग करके और हम उस तरह के मकान बनाएंगे, कुछ वो मुश्किल से 12-15 बन पाए हैं, वो भी बहुत पता नहीं किस हालत में बने हैं अभी। हम अल्टरनेटिव क्या है, आप उनको एक शहर में लोग रह रहे थे, उनको आप कहोगे बहुत दूर कहीं जंगल में, गांव में रख देंगे, ले जाके पटक देंगे, तो कौन रहना चाहेगा। ये व्यवहारिक चीजें, इसमें रोल आता है प्लानिंग का। जो हमारे सामने खतरे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो सामने है, वो नोन है। भौगोलिक परिस्थितियां अननोन नहीं है, जो खतरे हैं उनका भी अंदाजा है। बारिश पड़ेंगी, बादल फटेंगे, भूस्खलन होगा। अब यहाँ पे रोल आता है प्लानिंग का। प्लानिंग नाम की कोई चीज है नहीं जिसकी वजह से ये अंधाधुंध अनियंत्रित विकास होता है, जिसको जहाँ जगह मिली कब्जा लिया, नदी नालों में कॉलोनियां बस गई, वो सब होता है। तो प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस पर इस प्रदेश में सबसे कम ध्यान। और ये जितने भी हम नुकसान देखते ना। दूसरी बात है, जो प्लानिंग होती है, मान लीजिए हमने हाईवे बना रहे हो तो प्लानिंग से हो रहा काम, उसमें हम जियोलॉजिस्ट की नहीं सुनते। ऑल वेदर रोड में हमने देखा कई सारे जियोलॉजिस्ट कहते रहे, उनका उसमें डिसएग्रीमेंट था कि इतनी चौड़ी सड़कें मत बनाइए। उन्होंने कमेटी छोड़ दी, प्रोटेस्ट किए, जियोलॉजिस्ट की, वैज्ञानिकों की, वैज्ञानिक सलाह की, तर्क की कोई सुनवाई नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ, मुनाफा, फायदा, लूट, इन सब चीजों के ऊपर फोकस है। तो ये तो डबल तबाही है। प्रकृति से जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, जो मानवीय नुकसान हो रहा है मानवीय हरकतों के कारण, लालच, लूट, संसाधनों की भी तो लूट है। अगर हम प्लान करें, टेक्नोलॉजी, हमारे पास IIT जैसा संस्थान है, IIT रुड़की जैसा संस्थान है, वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर है, वहाँ बिल्डिंग साइंस का सेंटर है, हाइड्रोलॉजी का सेंटर है, उनकी हम मदद लें। वाडिया जैसा इंस्टीट्यूट है जियोलॉजी का, देश में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है देश में, फॉरेस्ट का टॉप का इंस्टीट्यूट है। इन सबकी अगर मदद लें, लेकिन वैज्ञानिकों की सुनना कौन चाहता है। हम हर परियोजना में देखते हैं वैज्ञानिक कहते रहते हैं, वैज्ञानिक को तो पूछता ही नहीं। सबसे आखिरी व्यक्ति है साइंटिस्ट, जिसकी को पूछा जाता है बड़ी परियोजनाओं में, बल्कि उनके ऊपर दबाव होता है ऐसा अपना क्लियरेंस देने का।
और ऐसे वैज्ञानिकों को पसंद किया जाता है जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाए, वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे साइंटिस्ट को तो कोई पसंद ही नहीं करेगा जो सरकार की परियोजनाओं पर सवालिया निशान लगाए। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आपदाओं को नहीं होता है। शीशपाल बिष्ट जी, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जवाब लूंगी इसी बात का कि सरकारें, फिर सरकारों पर बात आती है और सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकारों की भी बात करने में जरूरत है। जो आपके समय में गलतियां हुई हैं वही बीजेपी ना दोहराए। इसको सोचने, आत्मचिंतन, जो आप कहते हैं बीजेपी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है, वो आपकी गलतियों से सीखने की शायद उन्हें जरूरत है। तो आप बता दीजिए, वो तो कहते हैं कि आप देते ही नहीं है सोल्यूशन, आप कहते हैं हम सुझाव देते हैं, वो लेते नहीं है सुझाव। नहीं तो दिव्य दर्शनी जी, प्रदेश की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। किस तरीके की तानाशाही चल रही है, मनमानी चल रही है। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जो है देवी आपदा में और सिस्टम की लापरवाही में अंतर ही नहीं कर पा रहे। मैं तो आज आपको खुला मौका दे रहा हूँ, ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि राजनीति ना करें इस विषय में। आपदा थी साहब, वो क्यों आ गई? अरे भैया वो तो अप्रत्याशित अच्छा, वो अप्रत्याशित थी, ये पराजित थी। हफ्त पर्द था 2013 की आपदा को लेकर के, और आप जो है गौरीकुंड की आपदा की उससे तुलना कर रहे हैं, जिससे कि आपकी सिस्टम की लापरवाही का एक नतीजा है। जो अभी जोशीमठ की आपदा जो है वो आपके सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। और जो 348 गांवों पर ये बोले थे कि साहब लोग गांव से विस्थापित होना ही नहीं चाहते, मैं आपको बता दूं वो 348 गांव के लोग जो है लगातार जो है सरकार से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। लोगों की मांग पर ही हरीश राव सरकार ने ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। वो अभी भी, आपको याद दिला दूं, आपकी सरकार में लगातार मुख्यमंत्री से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि साहब हमारे ऊपर कभी भी पहाड़ टूट सकता है, हमारी समस्या सुनिए, हमें विस्थापित कीजिए। लेकिन शीशपाल जी, छोटा सा इसी पे काउंटर सवाल है, आपसे मैं जवाब चाहूंगी, आप सुनना नहीं चाह रहे। उसके बाद मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। लेकिन छोटा सा सवाल इसी पर है, आप लोग महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, अच्छी बात है, आप लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ये मुद्दे जो कहीं आपको लगता है कि पीछे छूट गए हैं, जिसमें आपकी आवाज की जरूरत है, आपको जनता की आवाज बनने की जरूरत है, आप वो क्यों नहीं उठा पाते हैं? नहीं दिव्य दर्शनी जी, आपको अगर याद होगा, करण महाराज जी ने बरसात शुरू होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें प्रदेश के अंदर जो अनुयोजित खनन हो रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है प्रदेश को, जो है खनन माफियाओं के हाथ में खेलने के लिए। और उसी के कारण आपने देखा कि मालन नदी का जो पुल ढहा है उसमें आगे ही ना जो है तो प्रारंभिक तौर पर कह दिया विशेषज्ञों ने कि वो खनन के कारण जो है गिरा है। ये तो खंडूरी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, लेकिन सरकार अपनी विधानसभा अध्यक्ष की नहीं सुन रही, विपक्ष की कहां से सुनेगी? तो यही लापरवाही ये हर मामले में कर रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं सुझाव। अगर ये सुनते, अभी कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों तक की नहीं सुनी जा रही है, तो जब मनमानी चलेगी, लाभ देखा जाएगा, कमीशन देखा जाएगा, तो ये सुझाव कहां से सुनेंगे? हम तो कह रहे हैं कि भैया प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कम कीजिए। जो मैंने आपको कहा कि मिनिमम कटिंग और मैक्सिमम प्रोटेक्शन का एक जो फार्मूला था, अगर आप उस पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बना पाएंगे और जो है आपदाओं को कम से कम निमंत्रण मिलेगा और कहीं ना कहीं तक, किसी हद तक उस पर नियंत्रण लगाया जा सका। लेकिन सरकार उस पर गंभीर हो तब ना। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और अजीत जी आपसे शुरुआत करूंगी। आपको क्या लगता है जो पहाड़ दरक रहे हैं, क्योंकि हम लगातार हर डिबेट में चर्चा तो करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आगे क्या होगा, अब इसका स्टेप क्या होगा, इस मामले में आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक ये डिबेट होती थी कि जो बहुत ही लार्ज जो प्रोजेक्ट हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, वो सही है नहीं। अभी तक ये डिबेट का इशू होता था बहुत बड़ा। अब ये डिबेट धीरे धीरे सेटल हो रही है और पूरी दुनिया में और खासतौर पे हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड और जो हिमालयन स्टेट हैं, उनमें इस बात को लोग समझ रहे हैं, इस पे एकमत हो रहे हैं और इस पे आम राय बन रही है कि पहाड़ की जो परिस्थितियां हैं और मौसम का जो मिजाज है, उसको देखते हुए हमें बहुत ही संतुलित तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत अनाप शनाप, अंधाधुंध, अनियोजित, अनियंत्रित हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है पहाड़ को, ऐसी परियोजनाओं को हम आगे नहीं बढ़ना है। तो इस चीज को लेके पब्लिक के अंदर भी एक अवेयरनेस आई है और मुझे लगता है देर सबेर ये चीज पब्लिक के जरिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स के जरिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सरकारें हैं, उनको भी देर सबेर इस बात का अंदाजा होगा कि वो इस गलत रास्ते को, इस तबाही के रास्ते को ना चुने, वो एक संतुलन के रास्ते की तरफ जाए। क्योंकि प्रकृति जो है ना अपना रास्ता बता देती है, वो इंसान की इंतजार नहीं करेगी, इंसान तो उसमें नुकसान उठाएगा बस। ठीक है, प्रोफेसर रजवार, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर।
विकास जहाँ ज़रूरी है जिस क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं उसका अध्ययन हो। और चूँकि जैसे अजीत जी ने पूरा बताया कि उत्तराखंड में हमारे सारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बड़े बड़े संस्थान हैं, जहाँ पर हर विषय के, हाइड्रोलॉजी के हैं या हम कहते हैं बिल्डिंग के भी हैं, CBRI रुड़की में है, और FRI आपने बताया जलवाड़िया इंस्टीट्यूट है, सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ, सर्वे हमारे यहाँ ऑलरेडी है। तो ये सब हमें चीज़ को ज़रूर, मैं समझता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर जहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनके लिए हमें अच्छी तरह से कदम उठाना है सोच समझकर, और उसमें पहले सर्वे करा लें सही तरीके से और उसको फॉलो करें, उसको माने हम लोग। ठीक है, शीशपाल बिष्ट जी, शॉर्ट में फाइन कमेंट सर। देखिए दिव्य दर्शनी जी, सरकार को जो वैज्ञानिक तरीके से या जो ये एजेंसियों की चेतावनी है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो ये अंधाधुंध जो ये होड़ मचा रखी है गुजरात और महाराष्ट्र की कंपनियां यहाँ पर जो अनियंत्रित तरीके से काम कर रही हैं, उन पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है, बहुत गंभीरता से जो है समझने की जरूरत है। और जो ये भाजपा बार बार कहती है कि साहब मुख्यमंत्री हर टाइम अलर्ट मोड में है, मजेदार बात यही तो है, मुख्यमंत्री तो अलर्ट मोड में है लेकिन सिस्टम अलर्ट ही नहीं हो पा रहा है, इनके मंत्री अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये समस्या है साहब, पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, पहाड़ को समझने की जरूरत है और उसी के हिसाब से यहाँ काम करने की जरूरत है। और जो देवी आपदा और सिस्टम की लापरवाही में फर्क जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल। सचिन जी, आप क्या आश्वस्त करेंगे लोगों को इस चर्चा के माध्यम से, और क्या हमें देखने को मिलेगा आगे? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश के विकास के लिए, पलायन को रोकने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, प्रदेश में रोज़गार स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से जो है सड़कें भी महत्वपूर्ण है, रेलवे भी महत्वपूर्ण है, हेलीकॉप्टर्स भी महत्वपूर्ण है। सब व्यवस्थाएं, ट्रांसपोर्टेशन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये सब यहाँ पे स्थापित करना बहुत कठिन है। सरकार की प्राथमिकता है कि ये सब व्यवस्थाएं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का चौमुखी विकास आगे बढ़े। और दूसरी ओर जिस प्रकार से ये जान माल की जो आपदाओं के कारण जो इस तरीके की जो है घटनाएं घट रही हैं, इस पर भी सरकार किस तरीके से जो है आगे अंकुश लगाने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए सरकार किस तरीके से जो है, और तकनीशियनों का या और जिस तरीके से जो है अभी अनेक संस्थाओं के नाम भी लिए, तो निश्चित रूप से सरकार इस पे इनकी भी जो है सहयोग लेके आगे इन आपदाओं पे कंट्रोल करने के लिए या इन पे इनको किस तरीके से जो हम पहाड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए निश्चित रूप से जो है सरकार भी प्रयास करेगी। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की, जो पहाड़ दरक रहे हैं उत्तराखंड में, जो क्षेत्र संवेदनशील हैं, उन्हें चिन्हित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों को दिए हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि भौगोलिक परिस्थिति क्या है, क्योंकि दैवीय आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो मानवीय आपदा है उसे जरूर रोका जा सकता है। और समय रहते जो जियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी सलाह लेकर अगर डेवलपमेंट हो सकता है तो शायद हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, जो करते हैं, उस पर हम आगे चल पाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।